हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो फाइनली वन पीस का चैप्टर नंबर 1095 आ चुका है। हम लोग आज की वीडियो पे इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग को फाइनली गॉड वैली के रिलेटेड बहुत कुछ पता चल रहा है, साथ ही में बहुत लोगों का बैक स्टोरी के बारे में पता लग रहा है, जैसे की कुमा, फिगरलैंड, गार्लिंग, इवान कॉक और भी बहुत लोग। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। सो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम होने वाला है अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन। तो इस चैप्टर के नाम से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये चैप्टर कितना ज्यादा डार्क होने वाला है। इस चैप्टर का कवर स्टोरी रीडर रिक्वेस्ट में हम लोग देखते हैं कि एक स्क्विरल मंकी बगी का नोज चुरा के भाग रहा है। एंड अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मरीन्स भाग रहे हैं क्योंकि मरीन्स के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई है, वन ऑफ द 5 गोरोसे में से सेन सेटन लैंड कर चुके हैं और रियर एडमिरल्स एंड कैप्टन थोड़े पीछे हो जाओ, साथ ही जितने भी बाकी मरीन्स हो वो सारे रिट्रीव कर जाओ। और हम देखते हैं कि जितने भी लो रैंक मरीन्स है वो सारे डर से भाग रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों आया है। कोई मरीन कह रहा है कि मैंने तो इनका खाली पोर्ट्रेट ही देखा है, कोई कह रहा है कि ये फ्लैश जैसा लाइटनिंग क्या था। हम लोग यूजुअली एक एडमिरल या फिर एक सेलेस्टियल ड्रैगन को देखते हैं, ये तो उनसे भी ऊपर है। कोई इसी पे कहता है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये डायरेक्ट मैरिजुआ से आया है। सो बेसिकली ये लोग बहुत लो रैंक मरीन से फर्स्ट टाइम गोरोसे को देख कर ये लोग एकदम शॉक हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेटन और बोनी को, जिसपे हम लोग को पता है कि बोनी ने एक स्वॉर्ड लेके सेटन को स्टैब कर दिया चेस्ट पे। तो इसी पे सांजी, वेगापंग सब कोई पूरे शॉक हो चुके हैं। वो लोग कह रहे कि बोनी ये तुमने क्या किया। मरीन्स भी शॉक हो जाते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में कि एक गोरोसे को स्टैब कर दिया गया। उनमें से कुछ वाइस एडमिरल आते हैं सेटन को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सेटन चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ वहीं पे इंसेक्ट, अगर मेरे को इसका अटैक डॉज करना ही होता तो मैं इसको इजीली डॉज कर जाता। उसके बाद हम देखते हैं सेटन बोनी को पकड़ लेता है, उसको पूरा स्क्वीज कर देता है। उसके बाद सेटन सांजी पे अटैक करता है जिससे सांजी दूर जाके गिरता है। फिर सेटन अपने चेस्ट से वो स्वॉर्ड निकालता है एंड स्वॉर्ड निकालते ही उसका जो वुंड रहता है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। ये देख के सब कोई पूरे शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मरीन से वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सही टाइम है वेगापंक को कैप्चर करने का, लेकिन इसी पे सेटन चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ फूल्स, इतना जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कहीं नहीं भाग सकते। उसके बाद सेटन कीजरो को कहता है कि इस बार तुमने भी कुछ ज्यादा ही समय ले लिया अपना मिशन को कंप्लीट करने में। इसे पे कीजरू सॉरी मांगता है, कहता है कि आई हैव नो एक्सक्यूजेस। साथ ही में ये कहता है कि मैं कुछ देर तक तो हिल नहीं पाऊंगा। तो मतलब लूफी का पंच तो इसको बहुत जोरदार लगा। इसे पे सेटन लूफी को देख के कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ क्यों, और वो ये कह के ही लूफी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन फ्रैंकी अपने आर्म को एक्सटेंड करके लूफी को बचा लेता है। इसे पे सेटन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्रू है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो चिल्ला के कहता है कि वर्ल्ड लीडर्स भी हमारे कैप्टन के सर के पीछे है। उसके बाद सेटन कहता है कि स्ट्रॉ हेड लूफी, ज्वेलरी बोनी, तुम दोनों भी इस बैटल को ज्वाइन करोगे, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग वैसे भी चारों तरफ से घिर चुके हो इस पूरे आइलैंड पे। अगर बाई चांस कुछ लक के वजह से तुम लोग इस आइलैंड से बच के निकल भी जाते हो, मैं उसको जरूर देखना चाहूंगा। उसके बाद सेटन वेगापंक को कहता है कि वेगापंक तुमको शर्म आनी चाहिए हम सबको धोखा देने के लिए, और तुम्हारा इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे पूरे मिलिट्री में, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद सेटन कहता है कि चलो मेरे को बताओ कौन सबसे पहले दर्दनाक मौत मरना चाहेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम लोग रिग्रेट करके मरो क्योंकि तुम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का अगेंस्ट में गए हो, और ऐसा क्यों है ह्यूमंस जो उनको मना किया जाए वो लोग उसको ज्यादा करके करते हैं। एंड हम देखते हैं सेटन बोनी को बहुत जोर से अपने हाथों में स्क्वीज करता है जिससे बोनी के मुंह से ब्लड निकलता है। फ्रैंकी कहता है कि हे क्या तुम लोग मूव कर पा रहे हो। वेगापंक कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, कोई मिस्टीरियस फोर्स हम लोग को रोक रही है, अगर ये कोई साइंस नहीं है तो फिर जरूर ये इसका डेविल फ्रूट का पावर है। बोनी जैसे तैसे बोलती है कि तुमने मेरे पापा को मारा है। इसे भाई सेटन कहता है कि ओ कुमा वो तो पैदा ही हुआ था एक स्लेव बनने के लिए, एक ट्राइब जिसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, उनका ही लोन सर्वाइवर, और उनको कहा जाता है बुकानियर्स पीपल। सो बेसिकली बुकानियर्स पीपल वो लोग होते हैं जिनके अंदर जायंट्स का खून दौड़ता है, उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कुमा बोनी को बता रहा होता है कि मैं बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो लोगों को फ्रीडम दिलाए, बिल्कुल वॉरियर ऑफ लिबरेशन नीका के तरह। इस पे बोनी कहती है कि नीका। कुमा कहता है कि हाँ मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कुमा नीका का ड्रम रिदम बजाता है और हम लोग देखते हैं कि बोनी और कुमा साथ में डांस करते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट पे आते हैं। वेगापंक चिल्ला के कहता है कि प्लीज उसको छोड़
छोड़ दो, वो एक बच्ची है। और हम देखते हैं कि बोनी एकदम अनकॉन्शियस है और वो अपने दिमाग में सोचती है कि क्या नीका मेरे को भी बचाएंगे। तो इसी पे कुमा कहता है कि हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली बोनी अनकॉन्शियस है, वो अपने दिमाग में वो ओल्ड मेमोरीज को याद कर रही है, उसको लग रहा है कि हाँ कुमा मेरे को जवाब दे रहा है। तो ऐसा ही उसके बाद फिर से हम एक फ्लैशबैक पे जाते हैं 47 इयर्स पहले का सोरवेत किंगडम पे, जहाँ पे कुमा पैदा हुआ था। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक आदमी है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज है एंड उसके साइड में एक लेडी भी खड़ी है एंड ये दोनों बहुत ज्यादा खुश है। वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा हुआ है, वो लेडी कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बेसिकली ये आदमी कुमा का पापा है एंड ये लोग कुमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुमा जस्ट पैदा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर था वो कहता है कि इसके ब्लड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चिंता मत करो, हम लोग बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है एंड कुमा के पूरे फैमिली को कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुमा का पापा बहुत ज्यादा रो रहा है एंड कह रहा है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ही आखिरी इंसान हूँ जिसके अंदर बुकानियर्स का ब्लड दौड़ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मेरा वाइफ अलग है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, प्लीज मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि उनके पूरे फैमिली को स्लेव बना लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि कुमा को बहुत भारी सामान उठाना पड़ रहा है और उसका जो मास्टर है, मतलब जो सेलेस्टियल ड्रैगन उसको कंट्रोल कर रहा है, वो कहता है कि ये एक बुकानियन स्लेव है, देखो तो इसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है ये उम्र में। उसके बाद हम देखते हैं कि कुमा को वो सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत ज्यादा मारता है और इसी के चलते कुमा रोने लगता है क्योंकि वो बहुत छोटा था तब। इसी पे वो सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है कि रोना बंद करो, क्या तुम मरना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद कुमा के पापा उसके साथ मिलते हैं और कहते हैं कि कैसे हो कुमा। इसी पे कुमा अपने पापा से झूठ कहता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, मैं बहुत लकी हूँ उनको पाके। उसके बाद कुमा के पापा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी और नहीं रही, वो अभी स्वर्ग में है, इस जगह से तो बहुत बेहतर जगह में। और ये सुनने के बाद कुमा बहुत जोरों से रोने लगता है। कुमा के पापा कहते हैं कि हे कुमा, तुम एक स्ट्रॉन्ग किड हो, तुम जीते रहो, वॉरियर ऑफ लिबरेशन आके तुमको जरूर बचाएगी। इस पे कुमा कहता है कि कौन, और फिर उसके पापा कुमा को सही से समझाते हैं द गॉड ऑफ सनशाइन नीका, ये एक वॉरियर ऑफ लेजेंड का नाम है और ये बुकानियर पीपल्स पे पास डाउन किया गया है और वही तुमको जरूर फ्रीडम दिलाएंगे। वो हमेशा हंसते रहते हैं, वो ऐसे मूव करते हैं और डांस करते करते हंसते हैं ढूम टा टा टा, और ऐसा करते करते सडनली एक सेलेस्टियल ड्रैगन उसके पापा को गोली मार देता है। उसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जो कि 38 इयर्स पहले का है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने अनाउंस करता है, वो कहता है कि थैंक्स फॉर वेटिंग, हर 3 साल पे पॉपुलेशन इरेडिक्शन टूर्नामेंट होता है और इस बार जो आइलैंड हम लोग ने चूज किया है उसका नाम है गॉड वैली। सो बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन हर 3 साल पे कोई नॉन गवर्नमेंट आइलैंड पे जाते हैं, वो लोग उस आइलैंड पे जाते हैं, फिर एक ह्यूमन हंटिंग गेम या फिर ह्यूमन हंटिंग टूर्नामेंट कुछ करवाते हैं जिसमें जितने भी उस आइलैंड पे नेटिव लोग रहते हैं उन सबको मार देते हैं वो लोग। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट वो आइलैंड को खुद का क्लेम कर देती है और इस बार ये लोग ने गॉड वैली को चुना है जो कि वेस्ट ब्लू में स्थित है। गॉड वैली में ये कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, इसीलिए द वर्ड गॉड ये लोग अपने नाम पे यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड वैली का जो किंग रहता है वो ट्राई करता है इन सबको रोकने की, लेकिन फिगरलैंड गार्लिंग आके इसको मार देता है। उसके बाद फाइनली हम फिगरलैंड गार्लिंग को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा यंग रहता है, बहुत ज्यादा हैंडसम रहता है। कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन मतलब फीमेल सेलेस्टियल ड्रैगन तो इसके पीछे एकदम पागल है। उसके बाद हम सेटन को देखते हैं, सेटन को कोई कहता है कि सर जो बच्चा भाग गया था उसको हम लोग ने फिर से पकड़ लिया है, बुकानियर्स का लास्ट सर्वाइवर। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 38 इयर्स पहले भी सेटन बिल्कुल प्रेजेंट डे के हिसाब से दिखने में लग रहा है, एकदम डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है। और फाइनल पेज पे हम लोग देखते हैं कि 2 लोग कुमा को घसीट के लेके आ रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम्हारे लिए हम लोग को भी मरना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो 2 लोग में से एक इवानकोव रहता है, दूसरा एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम जिनी होता है और ये एक पीस ऑफ मीट खा रही है और ये दोनों भी स्लेव्स हैं। इवानकोव कहती है कि ही हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस बार का प्राइस क्यों हो, तुम बुकानियर का लास्ट सर्वाइवर हो ना, तुम्हारे अंदर जायंट्स का खून बहता है। इवानकोव के साथ जो दूसरी बच्ची थी जिसका नाम जीनी है वो कहती है मेरे बिग ब्रदर भी बहुत बड़े हैं। इस पे इवानकोव कहती है कि खाली फेस। तो यहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि ये दोनों भाई बहन है एंड इवानकोव तब लड़का था। उसके बाद हम देखते हैं कि इवानकोव बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, वो कहता है कि इन सब के चेहरे तो देखो, इनके चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो जीऊंगा, तुम्हारा क्या सीन है। और द रीजन ही मीट्स व्हेन इन हेल के साथ ये चैप्टर
चैप्टर यहीं पे खत्म होता है एंड नेक्स्ट वीक भी ब्रेक रहेगा। सो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इस चैप्टर के रिलेटेड मेरे को बहुत कुछ आइडिया आया है, बहुत कुछ थ्योरीज आई है। मैं सोच रहा हूँ इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली बात, सेटन सारे मरीन्स को हमेशा इंसेक्ट कह के पुकारता है, तो मेरे हिसाब से सेटन ह्यूमन नहीं है, क्योंकि वो अभी हाफ स्पाइडर बन चुका है। आई नो आप लोग में से बहुत लोग होंगे कि उसका डेविल फ्रूट पावर का कुछ ऐसा एबिलिटी होगा, लेकिन जब वो ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ था अब वो कहता है कि अभी तो सालों हो गए वर्ल्ड सरफेस को देखे हुए। दूसरी बात, 38 इयर्स पहले भी वो जैसे दिखने में था अभी भी वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखने में है, तो बहुत बड़ा चांसेस है कि सेटन पूरा ह्यूमन नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो स्पॉइलर वीडियो बनाया था उस पर कमेंट आया था, जो कि मैं भी एग्री करता हूँ कि इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इवानकॉफ की बहन जिसका नाम जीनी है और उसके पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं वो एक पीस ऑफ मीट खा रही है और इसका खाने का स्टाइल बिल्कुल बोनी जैसा है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये जीनी ही बोनी की मम्मी और कुमा का वाइफ है, क्योंकि कुमा भी वहां पे प्रेजेंट है, तो इसका बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ऐसा हो सकता है। सो गाइस यही कुछ था डिस्कशन। आई होप आप लोगों को मैं इसे समझा पाया हूँ। आज का चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मेरे को खुद टाइम लग गया ये चैप्टर समझने में। आई होप आप लोगों को मैं इसे समझा पाया हूँ। कुछ गलती हो गई हो, आई एम रियली सॉरी। जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंप्रूव करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।